नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मेरा नाम दिनेश सिंह बिस्ट। आप सभी मुझे जानते ही हैं। जैसा कि मैंने आप सभी साथियों को बताया था कि आज मैं लाइव आऊँगा, तो 9:30 बजे का टाइम मैंने दिया था। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। मैं भी कुछ लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक लोग जो कोरोना संकट में हमारे उत्तराखंडी साथी भाई लोग या किसी अन्य राज्य के साथी भी फंसे हैं, उनको जानकारी मिल सके। हालांकि इस वीडियो का पूरा जो लिंक है वो केवल अपने उत्तराखंडी लोगों की सहायता हेतु ही है। जो भी साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सभी ग्रुप्स में, सभी साथियों के साथ। तो गोस्वामी जी को नमस्कार, जय उत्तराखंड। आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जसपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम समय समय पर इस कोरोना संकट में अपने साथियों को, उत्तराखंडी साथियों को, उत्तराखंडी लोगों को मदद कर रहे हैं, किसी न किसी जानकारी के रूप में, किसी को किसी अन्य प्रकार से जो भी सहायता चाहिए, हमने पूरा प्रयास किया है। अब जो आज के टाइम पर जब उत्तराखंड सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है, वरुण रावत जी नमस्कार, जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक अच्छी जानकारी पहुंच सके। तो जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं फिर से निवेदन करूंगा, शेयर करें। उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न राज्यों में फंसे उत्तराखंडी लोगों को वापस लाने के लिए एक वेबसाइट के अंदर एक पेज डाला। जो वेबसाइट है उनकी देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट है। तो वहाँ पर उन्होंने जानकारी दी कि इस फॉर्म को भरिए, भरने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा और गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही ये काम होगा। एक्चुअली जो होम मिनिस्ट्री ने, केंद्र सरकार के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, कैलाश पांडे जी नमस्कार, जगत सिंह बिस्ट जी नमस्कार। तो जो भी उन्होंने गाइडलाइंस दी कि सभी राज्य से जो भी सरकार है वो अपने लोगों को वापस बुला सकती है। इसके लिए एक प्रोसेस उन्होंने गाइडलाइन जो जारी की, उसमें ऐसा था कि एक राज्य अपने राज्य के लोगों की जो भी जनसंख्या है, नमस्कार जगत सिंह जी, तो उनको आइडेंटिफाई करेगा कितने लोग कहाँ कहाँ फंसे हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो वेबसाइट बनाई उसके अंदर वो जानकारी, जैसे आप लोग भर रहे हैं, कई सारे लोग जिनको ज़रूरत है उन्होंने किया। हालांकि इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ और कहाँ पे परेशानी है ये भी बताना चाहता हूँ। तो होता क्या है कि जब इस तरह से एक वेबसाइट बना के अपने साथियों से, अपने उत्तराखंडी लोगों से जो जानकारी ली जाती है, इसके बाद नोडल ऑफिसर्स असाइन किए जाते हैं प्रत्येक राज्य के लिए। जो नोडल ऑफिसर होता है, तो उत्तराखंड में जैसे जो भी उनका देहरादून में हेड ऑफिस है, वहाँ पर कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर नोडल ऑफिसर असाइन किए गए हैं। तो वहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे राजस्थान के लिए जितना मुझे जानकारी है, कल बसें जाएंगी, तो राजस्थान के लिए एक नोडल अधिकारी बनाए, इसी तरह से दिल्ली के लिए, इसी तरीके से महाराष्ट्र के लिए, इसी तरीके से हरियाणा के लिए, इसी तरीके से यूपी के लिए, अन्य सभी राज्यों के लिए नोडल अधिकारी बनाए हैं। तो वो नोडल अधिकारी कांटेक्ट करते हैं उस राज्य के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डीएम होता है, उनसे कांटेक्ट करते हैं। डीएम क्या करते हैं, उनको ये जानकारी पहुंचाई जाती है कि इतने लोग आना चाहते हैं। तो जो गाइडलाइंस दी गई है उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है कि इतने लोग यहाँ से गए हैं तो वही संख्या वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस में 30 लोग बैठे और पहुँचे 35 या पहुँचे 25, तो बाकी लोग कहाँ गए। इसके ऊपर बहुत बहुत सीरियसली काम सभी सरकारें मिलकर कर रही हैं। अभी जो हम मदद की बात करें, हम क्या जानकारी देने वाले हैं, वो इस तरह से है कि जितने भी उत्तराखंडी लोगों ने फॉर्म भरे, कई लोगों को तो दिक्कत आई कि एसएमएस नहीं आया, कई लोगों को दिक्कत आई वेबसाइट नहीं खुली। तो अधिकतर कई सारे लोग जब उस सर्वर को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें आती हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार को ये पता होना चाहिए था, उनकी इतनी बड़ी आईटी टीम है, उनको पता होना चाहिए था कि इतने सारे लोग, अगर 1 लाख लोग साइमल्टेनियस यूज़र अगर एक्सेस करेंगे तो ये सिस्टम डाउन हो सकता है और लोग पैनिक सिचुएशन में आ सकते हैं, घबरा जाते हैं। 5-5, 10-10 बार लोगों ने ट्राई किया है। तो ये चीज़ें पहली बार नहीं हुई हैं, इससे पहले भी बहुत सारी वेबसाइट डाउन हुई हैं। तो ये चीज़ें पहले से ख्याल रख के करनी चाहिए थी। 40 दिन होने को आ गए, अब 40 दिन में भी आप ये समझ नहीं पाए कि सिस्टम कैसे बनना चाहिए, तो ऐसी सरकार के बारे में क्या बोलें। खैर, जो भी उन्होंने प्रयास किया, हम उसको आज भी सराहनीय कहते हैं। चलो, सराहनीय प्रयास हुआ। देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर उन्होंने जो लिंक दिया, उसके अंदर लोगों ने भरा, वो जानकारी अपनी डाली, परिवार की भी डाली, जिसको गाड़ी से जाना अपनी गाड़ी से, और उसके बाद एक ओटीपी आया। ओटीपी आने के बाद आपने पूरी जानकारी कंप्लीट करी, फिर आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आता है।
वो कंफर्मेशन जो मैसेज आता है उस पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है और उसमें सरकार ने लिखा है ये गवर्नमेंट डिस्क्रिशन है कि सरकार अगर अप्रूव करेगी तभी आप जा पाएंगे। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या प्रोसेस है? बहुत सारे लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, शायद आप लोगों के पास जो भी समाजसेवी संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी लोग समाज सेवा का कार्य करें, उनके पास ये जरूर जानकारी आई होंगी। गोस्वामी जी आपके बात सही है, उत्तराखंड सरकार कन्फ्यूजन में रहती है, हमें पता है। कल भी मैं देख रहा था जी न्यूज़ पर 3 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे, वो बोल रहे थे हमने ये किया, लेकिन पूरी जानकारी कभी भी जनता तक नहीं जा रही। क्यों जनता इतना परेशान हो रही है? क्यों हम जैसे लोगों को, हमारी जैसी संस्थाओं को, खाली हम नहीं और भी सारे लोग हैं, संस्थाएं हैं जो काम कर रहे हैं, वनयू की टीम तो कर ही रही है, तो क्यों हम लोगों को बार बार इनिशिएटिव लेना पड़ता है? क्यों हमें बार बार बोलना पड़ता है? क्या सरकार को नहीं पता है कि लोग, लाखों लोग परेशान हैं? इसी तरीके से शायद अन्य राज्यों में भी हो रहा होगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई जानकारी की कोई कमी हो रही है या आपके पास स्किल सेट नहीं है, आप वैसे तो जनता से बड़ी बातें करते हैं, तो बात कर लीजिए, हम आपको सोल्यूशन बताते हैं। अभी इसके आगे क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। मैंने फ़ोन पे मैंने आज बात करी थी नोडल अधिकारी, जो मेरे पास अधिकारियों के नंबर हैं देहरादून में, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा, झरना मैम है, मैंने कहा मैम ये आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि लोग इतना कन्फ्यूजन में हैं? कह रही हमारे पास जितने ऑर्डर आएंगे हम केवल वही ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। उनकी बात भी सही है, सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी लोग हैं, उनको जो ऑर्डर आएंगे वो ऑर्डर फॉलो होंगे। लेकिन जो एंड यूज़र है, जिस व्यक्ति ने जो परेशान है पिछले 1 महीने से, 35-40 दिन से, उसका क्या? उसको मैसेज आ गया, वो परेशान है कि आगे क्या होगा। आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के लाइव आते हैं, बताते हैं सारी बातें, ये नहीं बताते हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा। क्या कोई प्रोसेस बना है कि नहीं बना है? अगर प्रोसेस बना है तो वो कहाँ है? आपके लोग लाइव आके नहीं बता पाते हैं कि क्या प्रोसेस है। हम फोन करके पूछ रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है, तब हम जनता को बता रहे हैं ये प्रोसेस है। ये तो सरकार की तरफ से, जब आपने वो प्रोसेस पूरा डिफाइन किया है कि लोग आएंगे, एक वेबसाइट होगी, एक लिंक होगा, उस पर लोग आएंगे और उसको फॉर्म भरेंगे, उनको एक मैसेज आएगा। उसके बाद क्या है, कैसे होगा? तो उसमें पता चला कि उनके पास एक दोबारा एसएमएस आएगा। कई लोगों को शायद जानकारी भी होगी कि उनके पास दोबारा एसएमएस आएगा, और कुछ लोगों के पास फ़ोन भी आएंगे कि फ़ोन आएगा कि आपको बताया जाएगा कि जी आपकी गाड़ी इतने बजे यहाँ से जाएगी, या आपके पास एक एसएमएस आएगा जो प्रोसेस है। लेकिन ये बताना चाहिए बार बार, ये जनता को बताना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी बनती है? मैसेज में आपने लिख दिया कि भाई एक फ़ोन आएगा, आपको हम कांटेक्ट करेंगे सरकार के डिस्क्रिप्शन पे। मेरे पास वो सारी चीज़ें पड़ी भी हुई हैं। इस तरह के कई सारे लोगों की हमने कल परसों जब से ये वेबसाइट चली है तब से हमने मदद करी, और मुझे कई लोगों ने धन्यवाद भी बोला। कई लोगों के फ़ोन भी आए कि बहुत दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये काम होने वाला है। तो फिर हमने क्या किया, मैंने फ़ोन किया सरकारी डिपार्टमेंट में, मैंने उनको फ़ोन करके बोला, हाँ तो इस तरह से मैसेज आता है आपके पास। ये राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा है, उनकी हमने थोड़ी हेल्प करी थी कि इस तरह से फॉर्म भरना है। तो जितने भी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आप सबसे निवेदन है, समझदार तो खैर आजकल सभी हैं, कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं अपने अन्य उत्तराखंडी लोगों की सहायता कीजिए, क्योंकि कुछ लोग शायद वो फॉर्म भरने में तकलीफ है, कुछ दिक्कत है, तो प्लीज़ उनकी सहायता कीजिए। अब ऐसा ना समझें कि आपको ज़्यादा आता है उनको कम आता है। हमें अपने लोगों को जब आगे बढ़ाने की हम बात करते हैं तो हमें हर तरह के लोगों से मिलकर बात करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को पहले OTP आया, फिर उनके पास मैसेज आया, डियर राजेंद्र सिंह बिष्ट, वी हैव रिसीव्ड योर माइग्रेंट एप्लीकेशन। माइग्रेंट की एप्लीकेशन सरकार को मिल चुकी है। स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल। पेंडिंग फॉर अप्रूवल क्योंकि सरकार देखेगी, फ़ोन करेगी, बात करेगी, जांच करेगी कि माइग्रेंट है या ऐसे ही आना चाहता है। यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद लास्ट में उन्होंने एप्लीकेशन नंबर दिया, फिर एक डिस्क्लेमर डाला है। डिस्क्लेमर ऑफ पॉइंट क्या डाला? ट्रैवल इज ओनली पॉसिबल आफ्टर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद ही केवल ट्रैवल हो पाएगा। यहाँ तक की बात भी सही है। हाँ जगत कराया जी, हाँ बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की बनती है कि आप बताएं। अगर आप लाइव आ रहे हैं, आप डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स में आ रहे हैं, आप बताएं कि इसके बाद क्या। तो आपने लिख दिया कि भाई ट्रैवल इज ओनली पॉसिबल आफ्टर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का डिसीजन कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट का डिसीजन कैसे पता चलेगा आम आदमी को, अपने उत्तराखंडी लोगों को, कि तुम्हें जाने के लिए अलाउ किया है कि नहीं किया है? तो बोला कि भाई एक फ़ोन आएगा, आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद आपके मैसेज आएगा। अब ये नहीं बताया मैसेज कैंसिलेशन का आएगा कि अप्रूवल का आएगा या दोनों का आएगा। तो जो आज मैंने बात करी मैं आपको वो बताता हूँ। मेरी फ़ोन पर बात हुई, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो फ़ोन पर बात हुई, मैंने बोला मैम देखिए ऐसा है, एक अधिकारी हैं उत्तराखंड सरकार में कि
लोगों को बहुत दिक्कत है। हमारे पास केवल यहाँ पर आके खत्म होता है, ट्रैवल इज ओनली पॉसिबल आफ्टर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद ही ट्रैवल कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट का डिसीजन पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, उस केस में क्या होगा? पॉजिटिव आया तो क्या होगा, नेगेटिव आया तो क्या होगा? कैसे पता चलेगा लोगों को? सब परेशान है, एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, तेरे पास भी मैसेज आया, कहीं फोन आया, कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ, सब परेशान है। मतलब इतना, अब मैं क्या बताऊं, कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है कि इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब भी एक आईटी के अंदर एक प्रोसेस होता है, पूरा कैसे अधिकारी बैठे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। गाइडेंस की जरूरत है, इतनी तो हम दे देंगे। 17 साल का मैं जो खुद आईटी का एक्सपीरियंस है हम दे देंगे। हमने सरकार को प्रपोज भी किया है सर, हम नीति आयोग की वेबसाइट पर हम रजिस्टर्ड हैं। हमने बोला अगर आईटी की कोई जरूरत है किसी भी गवर्नमेंट को, पूरे इंडिया में किसी भी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को जरूरत है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने को तैयार हैं। आप मौका तो दीजिए। तो इस पे अब मैं आता हूं कि चलो पॉजिटिव वाली केस लेते हैं कि आपने भाई, सरकार ने बोला कि ठीक है भाई ये मैसेज भेज दिया। अब मैं बैठा हूं इंतजार में कि भाई क्या होगा। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी वो बताएं कि आपके पास अगर सरकार अप्रूव करती है एक दूसरा मैसेज आएगा और आपके पास फोन आएगा। जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि अगर आप सबसे पहले आपके पास एक फोन आएगा वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपके पास फोन नहीं है तो हो सकता है कि आपका फोन नॉट रीचेबल हो, तो एसएमएस तो डेफिनेटली आएगा। उन्होंने ऐसा बोला। तो आज मैंने जो बोला, मैंने कहा मैम ऐसा है, फोन आज के टाइम पे रीचेबल इतना इजी नहीं है। आज के टाइम पे फोन रीचेबल इतना नहीं है कि हर बार आप फोन करें मिल जाएगा। और आपके कंट्रोल रूम में इतने सारे लोग नहीं बैठे कि 1 लाख लोगों को फोन करके बार बार 10 बार उनको फॉलो अप करेंगे, ये आपको भी पता है। और जो आप एसएमएस भेज रहे हैं, एसएमएस जो डिलीवरी होती है उसमें भी फेलियर हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि सर हमें तो यही बोला गया है। मैंने कहा नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मुझे जानकारी दीजिए ये वेबसाइट कौन बनाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे एक नंबर मिला है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे नंबर मिला है स्मार्ट सिटी की वेबसाइट जो है। आप अगर उस वेबसाइट पे जहाँ पे आप फॉर्म भरते हैं वहाँ पे डीजीएम का मिला है मुझे, डीजीएम स्मार्ट सिटी हैं श्री राम उनियाल जी। अब मैं अभी रात को ज़्यादा टाइम हो गया, फिर भी मैं इनको एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ रहा हूँ कि सर आपने जिस वेबसाइट के अंदर एक लिंक दिया है फॉर्म भरने का, वहाँ पर एक छोटा सा लिंक और दे दीजिए स्टेटस के लिए। स्टेटस में जैसे मुझे पता चला कि कल राजस्थान के लिए बसें जा रही है, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। मैंने बोला मेरी कंट्रोल रूम में बात हुई है, वहाँ पर फ़ोन पे उन्होंने मुझे बताया है कि कल राजस्थान के लिए बसें जा रही हैं। मेरे पास कोई कंफर्म न्यूज़, मैं बोल रहा हूँ कि केवल कंट्रोल रूम से मिले, मेरी न्यूज़ को पक्का मत समझिएगा जब तक सरकार की तरफ से आपके पास कोई फ़ोन नहीं आता। तो कंट्रोल रूम ने बोला कि सर राजस्थान के लिए बस जा रही है, हमने तो लोगों को फ़ोन कर दिया है और उनको एसएमएस चला जाएगा। जो कल जाने वाले हैं आज उनको एसएमएस चला जाएगा। मैंने कहा अगर किसी के पास एसएमएस नहीं पहुंचा तो किसी का फ़ोन नॉट रीचेबल हुआ तो क्या होगा? उस केस में क्या होगा? प्रकाश रावत जी कह रहे हैं कि कुछ भाई लोग केरला में, भाई जी जो लोग किसी भी स्थान पर हैं, देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके पास ओटीपी आएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिए और सरकार की तरफ से आपको फ़ोन आएगा और एसएमएस आएगा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम एक छोटा सा काम हम कर सकते हैं क्या? स्मार्ट सिटी देहरादून की जो वेबसाइट है उसमें एक स्टेटस का कॉलम डाल देते हैं या अपडेट का कॉलम एक लिंक डाल देते हैं। जैसे आज तारीख है, आज 2 तारीख है, तो कल 3 तारीख को जो जाने वाले हैं तो आज के दिन वेबसाइट पे जाके देख लेंगे कि 3 तारीख को किस किस राज्य से कहाँ से बसें जा रही हैं, उनका नंबर आ जाएगा या कोई कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मिस्टर जी ऐसी बात है, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैंने कहा जिसके कंट्रोल में आप मुझे उनका नंबर दीजिए। तो उन्होंने अभी मुझे, जैसे मैंने बताया, मुझे देहरादून स्मार्ट सिटी से की जो डीजीएम है उनका नंबर मिला है। मैं उनसे बात करता हूँ, उनको मैसेज भेजता हूँ कि सर आप अगर इतना सब कुछ कर रहे हैं तो वेबसाइट पर एक लिंक और डाल दीजिए कि यहाँ पर इस तारीख को इतने बजे इस राज्य से, इस क्षेत्र से, इस जिले से जो भी है बस जा रही है। अगर कोई फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर भी डाल दीजिए वहाँ पे कि ऐसे जाएगी। एक लिस्ट आई है पूरे फ़ोन नंबर की, उसमें 80-90% फ़ोन मिल नहीं रहे, जो मिल रहे हैं वो बिजी जा रहे हैं, सब ने स्विच ऑफ कर रखे हैं। इस तरीके से तो मतलब कैसे कैसे काम चलेगा समझ नहीं आता। इतनी बड़ी गवर्नमेंट चला रहे हैं, उत्तराखंड सरकार चला रहे हैं, यही नहीं पता सर कि काम कैसे करना। 40 दिन में प्लानिंग नहीं हो पाई है, लोगों को वापस लाने की प्लानिंग नहीं हो पा रही है, इन्फॉर्मेशन वापस लाना छोड़िए, इन्फॉर्मेशन देने की प्लानिंग नहीं हो पा रही है। कैसे एक सही इन्फॉर्मेशन अपने उत्तराखंडी लोगों तक कैसे जाएगी इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी, ये इसकी तक प्लानिंग नहीं है। कोई लोगों के पास एसएमएस नहीं जाएगा, कॉल नहीं जाएगी, तो उस केस में क्या होगा? लोगों को कैसे पता चलेगा? आप सोचिए उन लोगों पे क्या बीतेगी जिनके पास फ़ोन या एसएमएस नहीं जा पाया और उनको अगले दिन पता चलता बस तो कल रात को चली गई। कभी सोचा इस बारे में?
सरकार अपने उत्तराखंडी लोगों के लिए क्या भावनात्मक पूर्ण से काम कर सकती है? क्या क्या भावना कुछ रखती है? कुछ इज्जत मान सम्मान अपने उत्तराखंडी लोगों के लिए है कि नहीं है? इतनी कमी प्लानिंग में, इतनी कमी। महेंद्र चंद्र नौनियाल जी बोल रहे हैं भाई जी गोवा में बहुत लोग फंसे हैं, उनके बारे में क्या रहे? सर जी मैं कह रहा हूं कि आप उस वेबसाइट पे अप्लाई कीजिए। सरकार ने बोला है, जो मेरे अधिकारियों से बात हुई उन्होंने बोला कि फ़ोन आएगा, जिन जिन को फ़ोन है उनके वो लिस्ट बनाते हैं, नोडल अधिकारी तैनात होते हैं। तो नोडल अधिकारी उस राज्य के जो जिला, जिस जिले में लोग फंसे वहाँ के जिला अधिकारी से बात करते हैं। वहाँ पे उनको एक लिस्ट दी जाती है कि इतने लोग यहाँ से जाएंगे, वो वहाँ से अप्रूवल मिलता है। वो अप्रूवल लेके बस के अंदर आपको बिठाया जाएगा, बस को सैनिटाइज किया जाएगा, आप सभी लोगों को चेक किया जाएगा, उसके बाद उत्तराखंड लाया जाएगा, वहाँ भी आपकी चेकिंग होगी, सैनिटाइज किया जाएगा। तो आप मैं जो लोग बाद में जुड़े मैं फिर से उनको क्विकली समझाना चाहूँगा। आज के लाइव आने का मतलब ये था। उत्तरापंत बहुगुणा जी भी जुड़ गई हैं, नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। चंद्रशेखर जोशी जी पूछ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर वालों के लिए क्या है? सर उत्तराखंड के अंदर वालों के लिए भी अगर आप जाएंगे देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट, वहाँ पर ई पास का ऑप्शन है, वहाँ पे कंट्रोल रूम के नंबर दिए, आप उन पर फ़ोन कीजिए। अब नंबर आसानी से मिल रहे हैं, आप मिलाएंगे तो मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया उनको बताना चाहूँगा, आज लाइव आने का अर्थ ये था कि जो भी लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है स्मार्ट सिटी वेबसाइट पे, जो भी प्रवासी लोग हैं वापस उत्तराखंड जाना चाहते हैं अलग अलग राज्यों से, उनको समस्याएं आ रही हैं फॉर्म भरने में। तो उसके लिए हम अपने सभी उत्तराखंडी साथियों से निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने भाई लोगों के, अपने जानकारों की सभी की मदद करें, क्योंकि उनको परेशानी है। और जिन्होंने भर दिया है, जिनके पास SMS आ चुका है कि आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग अप्रूवल में है, ये खासकर उनके लिए जानकारी है कि मैंने आज बात करी है सरकार के एक अधिकारी से देहरादून में। उन्होंने बताया कि हम फ़ोन करेंगे उन लोगों को, उसके बाद SMS तो पक्का जाएगा और उसमें जानकारी आएगी जिन जिनको अप्रूवल मिला है कि ये बस यहाँ से जा रही है। तो मैंने बोला कि मैम क्या जो जिनका अप्रूवल नहीं मिला है, जो रिजेक्ट हुआ है, क्या उनकी भी कोई जानकारी मिलेगी? उसके बारे में कोई पता नहीं। तो इस तरह की जो व्यवस्था जो है बिल्कुल अव्यवस्थित रूप से उत्तराखंड सरकार ने काम किया है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम लग रहा है हम लोगों को। तो जो लोग परेशान हैं उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो इसको जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लाइव आते हैं या कोई उनका और मंत्री पोस्ट करता है ट्विटर पे, फेसबुक पे, तो वहाँ पर ये जानकारी दे सकते हैं कि जिन लोगों के पास SMS आया है पेंडिंग अप्रूवल में, उसके बाद रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, अप्रूव होगा तो क्या होगा। तो हमने सरकार से, जो वन यू की टीम है, हमने वन यू की टीम की ओर से एक रिक्वेस्ट की है, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम पूछा था, पूरा पूछा है किस संस्था से बोलो, सारी चीज़ें उन्होंने नोट की हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं बात ऐसा इधर का नाम उधर नहीं कर सकता हूँ। तो जो जेन्युइन बात है वो यही है कि उन्होंने बोला कि हमें जानकारी नहीं है कि किस तरीके से इसके अलावा हम आगे काम कर पाएँ। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि उसी वेबसाइट पे हम एक लिंक दे सकते हैं, ताकि उस लिंक पर जाके सभी उत्तराखंडी लोग देखें कि किस राज्य से किस डेट को, किस जगह से, कितने बजे, कौन सी नंबर बस चलेगी। तो ये जानकारी देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी उनकी IT की टीम बैठी है उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन डालना मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का काम है, लेकिन आप लाखों लोगों की मदद कर पा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। आप एंड टू एंड जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, एंड टू एंड दे पा रहे हैं। यहाँ से जानकारी शुरू है, यहाँ पर खत्म होगी। अप्रूवल हुआ है तो कैसे जाएंगे, नहीं हुआ तो कैसे जाएंगे। हम नहीं चाहते कि कहीं से बस ऐसे निकल जाए और कि किसी लोग को पता ना चले। 100 लोग तो निकल गए और 50 लोग रह गए कि यार, ये भी सोचना बहुत। प्लानिंग अगर सरकार पिछले 35-40 दिनों के अंदर नहीं कर पाई है तो ये बहुत शर्मनाक बात है हमारी ओर से। तो हम तो ये कहेंगे कि शायद प्लानिंग बहुत ही बुरे तरीके से फेल हो चुकी है। आज ही हमें दिख रहा है हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हमारी संस्था वन यू की टीम ने, हमने फ़ोन किया है, हो सकता है ऐसे अन्य संस्थाएं, जो समाजसेवी संस्थाएं जो बहुत अच्छा काम करी, उन्होंने भी फ़ोन किया हो, उन्होंने भी जानकारी जुटाने की कोशिश की हो। तो मैं दो लोगों को अभी एक व्हाट्सएप मैसेज डालने वाला हूं। एक शैलेश बगोली जी हैं जो IAS ऑफिसर हैं, जिनके पास अन्य राज्यों के से जो प्रवासी लोग हैं इनकी जिम्मेदारी दी गई है। और दूसरा जो स्मार्ट सिटी देहरादून के DGM हैं श्री राम उनियाल जी, भेजने वाला हूं कि सर ये परेशानी आ रही है, तो प्लीज़ अपनी वेबसाइट पर ये जानकारी दें। तो हम अगर वो ऐसा करते हैं तो हमारे ख्याल से बहुत अच्छा हम लोगों की मदद कर पाएंगे।
जी सर, गोस्वामी जी मैं सरकार को सुझाव ऑलरेडी दे चुका हूं और उन्होंने बोला कि हम अपने लेवल पे बात करेंगे। फ़ोन पे वो ऑलरेडी बता चुके होंगे। मेरी तरफ से एक फॉर्मल मैसेज जाना रहता है। मैं एक ईमेल भी भेजूंगा जो आप सभी लोगों के साथ शेयर भी करी जाएगी। मैं सीएम को भी भेजूंगा और चीफ सेक्रेटरी जो है उत्तराखंड सरकार के उनको भी भेजूंगा। और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं ऑलरेडी जानकारी एक नोडल ऑफिसर को दे चुका हूँ। इसके अलावा 2 अन्य अधिकारियों को भी मैं व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। अभी इस कॉल के इस लाइव वीडियो के बाद मैं दूंगा। अब मैं आप सभी साथियों के क्वेश्चन लेना चाहूँगा। जो भी साथी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप प्लीज़ लाइव मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। जगत सिंह जी पूछ रहे हैं जिनका आधार दिल्ली का है। सर गांव का कोई ना कोई प्रूफ तो होगा ही कि वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, तो प्रूफ आपको देना पड़ेगा। सिंह जी बिल्कुल सही कहा, सरकार बिल्कुल उत्तराखंडियों को अनदेखा कर रही है। ये बहुत गलत बात है। हम चाहते हैं कि इस तरह से अनदेखा ना किया जाए। जी सर, सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग परेशान हैं इस चीज़ को देख के। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको पता चले कि किस तरह से कार्य चल रहा है। और आज भी बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं जो काम कर रही हैं निष्पक्ष, बिना किसी स्वार्थ के। और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग हैं, इंडिविजुअली भी लोग काम कर रहे हैं। हम भी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि हमारे इस पहल से, वन्यू की टीम की पहल से शायद सरकार वेबसाइट पे लिंक डाले जहां पर सारी बसों की जानकारी मिले। ये हमने अपनी बात उन तक पहुंचा दी है, ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। सारे अधिकारियों को पता चल चुका है कि इस तरह की एक रिक्वेस्ट आई है। तो आप सभी साथी, आप प्लीज़ ट्विटर पर भी इस तरह से आप लोग एक कैंपेन चला सकते हैं कि सरकार से रिक्वेस्ट करें कि वेबसाइट पर एक लिंक डालें जहां पर जो बसें जहां से जा रही हैं, चाहे ट्रेन भी जा रही है। अच्छा, एक जानकारी मैं बताना भूल गया। ये भी बताया गया मुझे कि ये सारी जानकारी ऑनलाइन भी दे दी जाएगी और जो ट्रेन चल रही है ये न्यूज़पेपर में भी दे दी जाएगी। ऑनलाइन किस माध्यम से दी जाएगी इसका कोई अभी तक जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि सभी लोग ट्विटर यूज़ नहीं करते, सभी लोग फेसबुक यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके अलावा किस माध्यम से दी जाएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं सभी जो अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर जो हैं उनको भी दूंगा, जो DGM है उनको भी मैं देने वाला हूँ। व्हाट्सएप के माध्यम से भी, ईमेल भी लिख रहे हैं सरकार को भी, और ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, जिस भी माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात ऑलरेडी वैसे पहुंचा चुके हैं। फिर से हम इसको अच्छे माध्यम से बिल्कुल 1 to 1 ताकि उन तक जानकारी पहुंचे, फिर से हम पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जो भी साथी सर पंजाब से कब जाएगी? सर ये बसें जितने भी राज्यों से, हमने बोला कि ये सरकार ने जानकारी ठीक से नहीं दी है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि वेबसाइट वो उस पर लिंक डालें कि कहाँ से कब बस जाएगी, किस राज्य से जाएगी, किस ज़िले से जाएगी, कहाँ से पिक करेगी, कितने बजे जाएगी, बस का नंबर क्या होगा, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो जानकारी। ये 6-7 जानकारी जो है सरकार को देनी चाहिए हमारे उत्तराखंडी लोगों को वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। अगर आपके पास जानकारी आती है, आप शेयर करते हैं हज़ारों लाखों लोगों से, तो सबको जानकारी मिल जाती है। मानसिंह श्रीमान जी, पता कैसे चलेगा? जी सर, मैं वही बता रहा हूँ कि पता आपको ऐसे चलेगा, अगर सरकार ऐसा करती है तो हमें जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमने सरकार को बताया है। अगर हमें वो लिंक मिलता है ऑनलाइन, खाली हम ही नहीं है, और भी संस्थाएं हैं जो ये लिंक आपको फॉरवर्ड कर रही हैं, वो लोग हैं समाज सेवी लोग, उन सबको मैं नमन करता हूं। हमारी पूरी टीम नमन करती है, धन्यवाद करती है कि जो इस तरह से जानकारी बाहर निकल रही है। कुछ जानकारी उन्होंने दी है, कुछ जानकारी हमने दी है। जो भी संस्थाएं, राजनीतिक लोग जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार इन्फॉर्मेशन आएगी तो मिल ही जाएगी सबको। लोग देखते रहते हैं सर वेबसाइट पर रेगुलर। अगर आप देखेंगे देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रेगुलर हिट है, 1 लाख से ज़्यादा हिट उनके एक दिन में हो चुके हैं। जिनके पास पास नहीं बना है वो क्या? सर इस केस में पास की ज़रूरत नहीं है। इस केस में डायरेक्ट आपको लिया जाएगा। आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसमें ऑप्शन आईडी प्रूफ का आता है। पास की इसमें आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट ले लिया जाएगा। सर आधार कार्ड दिल्ली का है तो कोई परेशानी नहीं है, आपके पास उत्तराखंड का कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अगर आप प्रवासी हैं, कामगार कुछ व्यक्ति हैं, आप श्रमिक हैं, तो आपके पास माइग्रेंट वर्कर उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप माइग्रेंट वर्कर हैं तो उत्तराखंड का कुछ ना कुछ आईडी प्रूफ आपके पास होगा, क्योंकि आप वहाँ के परमानेंट जो निवासी तो नहीं है। तो निवासी आप उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड का प्रूफ होगा, उसी प्रूफ को आपको आईडी लगानी है। जी सर, कुलदीप नेगी जी, पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं आप। उसका आपके पास ऑप्शन है पर्सनल गाड़ी से जाने का, पर्सनल गाड़ी से अवश्य जा सकते हैं, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। सर पुणे के लिए जो पंकज आर्य जी बोल रहे हैं, पुणे के लिए सर मैंने बताया कि वेबसाइट पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब तक सरकार के पास डेटा नहीं आएगा सरकार एक्शन नहीं ले पाएगी।
हीरा नेगी जी कह रहे हैं कि जब ये लोग फंसते तब पता चलता। भाई जी ये राजनीतिक लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, कुछ ये लोग नहीं फंसते हैं कहीं भी। इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आपको पता ही है, बहुत सारे हमारे उत्तराखंड के ही मंत्री एक बैठक कर रहे थे, एक जगह बैठ के चाय पानी का प्रोग्राम चल रहा था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का। खुद मोदी जी जब कह रहे हैं ये अपने लीडर की ही बात नहीं मान रहे, तो जनता की बात कहाँ से सुनेंगे। चंद्रशेखर जोशी जी आप कह रहे हैं कोई सुनता नहीं। सर अगर कोई नहीं सुनता है तो आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको इस सरकार को बदलना पड़ेगा, एक ऐसी सरकार लानी पड़ेगी जो जनता की बातें सुने। वो आपको सोचना है को आपको किस तरह से सरकार लेके आनी है। आप मुझसे 1-to-1 फ़ोन पर बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। हाँ सर राशन कार्ड है, राशन कार्ड चल जाएगा आपका सूरज नेगी जी, राशन कार्ड भी चल जाएगा। तो साथियों मैं और समय ना लेते हुए बस इतना निवेदन करूँगा, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की है। मैंने जो जानकारी देने की कोशिश की है ये सरकारी अधिकारियों से बिल्कुल वैलिड इन्फॉर्मेशन लेके जानकारी दी है। आप प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें। जगदीश नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो संघर्ष कर ही रहे हैं अपने लोगों के लिए। 2022 में इलेक्शन है, इस बार बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कांग्रेस बीजेपी सरकार हमें उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है और मेरी जैसे विचारधारा जो लोग रखते हैं ये उनकी राय है। मैं उत्तराखंड क्रांति दल से पिछले 4.5 महीने पहले ही जुड़ा था, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता आप अवश्य जुड़िए। आपको जो पार्टी ठीक लगती है आप उससे जुड़िए। परिवर्तन राजनीतिक है, नीतियां सरकार बनाती है। सरकार अगर आपकी विचारधारा से मेल जोल नहीं खाती है, ये सरकारें ऐसी सरकारें जो उत्तराखंडियों की बात बिल्कुल नहीं सुनती है, बिल्कुल भावना विहीन सरकारें हैं। एक नई सरकार आनी चाहिए कांग्रेस बीजेपी हटके। तो वो आप देखिए आपको किस पार्टी के साथ जुड़ना है, किस विचारधारा के साथ जुड़ना है, वो डिसीजन आपका है। मैं आपको नहीं कह सकता कि आप उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़िए, हालांकि मैं जुड़ा हुआ हूँ। आपको जो भी साथी देख रहे हैं, जिसको जो सरकार पसंद आती है, जो पार्टी पसंद आती है, आप उसमें जुड़िए। सर पर्सनल गाड़ी से कितने लोग जा सकते हैं? जो पहले रेस्ट्रिक्शन थी वो था कि एक ड्राइवर और उसके अलावा 2 साथी जा सकते हैं। और अभी के टाइम पे अगर आपकी परिवार है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन ऑप्शन नहीं दिया है, तो परिवार के लोग, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर हैं और 2-3 साथी रहते हैं परिवार के, तो जा सकते हैं। वहाँ का उनके पास पहचान पत्र होना चाहिए। सर देवेंद्र बदियारी जी बेंगलोर का मैंने बताया कि हर राज्य के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर। वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है माइग्रेंट वर्कर के लिए, एक फॉर्म खुल के आता है। आप प्लीज़ वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना जल्दी अच्छा होगा। अच्छा एक और बहुत अच्छी बात है, सरकार ने कोई कट ऑफ टाइम नहीं दिया है कि कब तक चलेगा, बसें कब तक जाएंगी ये भी नहीं बताया। कट ऑफ टाइम का मतलब है कि इस वेबसाइट पे आप जानकारी अगर 5 तारीख तक देंगे, केवल 5 तारीख तक ही हम लोगों को वापस लेके जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर सरकार ने जानकारी नहीं दी है तो क्या 10 तारीख तक भी ये चलेगा? अगर किसी व्यक्ति ने 15 मई को इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया, क्या सरकार उसको लाएगी? तो ये आधी अधूरी बातें तो समझ में ही नहीं आती। इतनी कंफ्यूज सरकार क्यों है? इनके अधिकारी क्या इतने गैर जिम्मेदार हैं कि इनको पता ही नहीं चलता हमें किस तरह से जानकारी देनी? आधा अधूरा काम, इतनी छोटी सी चीज इनको समझ में नहीं आती है। कैसे चलेगा, कैसे सरकार चल रही है और कैसे हम उत्तराखंडी लोगों ने कैसे ऐसी सरकारों को चुनी है, कैसे अधिकारी काम कर रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। उदयपन जी कह रहे हैं क्षेत्रीय पार्टी को मौका मिलना चाहिए। जी सर मुझे पता है आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आपके जो विचार हैं ये भी बहुत अच्छे कि क्षेत्रीय पार्टी को मौका मिलना चाहिए। मैं ये कहूँगा सर मौका ऐसी पार्टी को मिलना चाहिए जो उत्तराखंड की बात करती हो, जहां उत्तराखंड के लिए एक बहुत क्लियर विजन हो, जहां पर पढ़े लिखे समझदार लोग हों। इन्होंने तो ऐसे ऐसे लोगों को रखा हुआ है सरकार के अंदर जो भूमाफिया हैं, जंगल माफिया हैं, ऐसे लोगों को रखा है। खैर इसमें गलती हम उत्तराखंडी लोगों की, जो लोग वोट देते हैं। ये जागरूकता हम लोगों को फैलानी है कि किस तरीके से एक अच्छी सरकार हम चुने, हम किन लोगों को चुने। आपको पता है कि हम लोग परिवारवाद में ज़्यादा घुस जाते हैं, क्षेत्रवाद में घुस जाते हैं, जातिवाद में घुस जाते हैं। इन चीज़ों से हटके ये समय है बहुत बड़े परिवर्तन का। तो परिवर्तन पहले अपनी विचारधारा से शुरू होगी। हमारी विचारधारा कैसी है, हम अच्छे लोगों को अपनी विचारधारा के साथ जोड़ते हैं कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने उत्तराखंडी लोगों को, संस्थाओं को, ग्रुप को कभी भी कोई गलत बातें अब ना निकालें, क्योंकि आप अपने ही लोगों की बेइज्जती करोगे तो अपने लोगों से टूटोगे। तो अपने लोगों को तोड़ना नहीं है, अपने लोगों को जोड़ने का काम हमें करना है। चंद्रशेखर जोशी जी आप कह रहे हैं सब बह रहे हैं। सर पता है कुर्सी का नशा है। और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी जो चेंज इज़ कांस्टेंट बोलते हैं, बदलाव जो है हमेशा निरंतर बना रहेगा। कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। आज बुरा समय है, इसके बाद अच्छा समय भी आएगा।
और मैं इसी पर एक बात बोलना चाहूँगा कि या तो हम फरियाद करें या फिर ज़रूरत है जंग की, सोचते हैं कैसे बदलें हम तस्वीर उत्तराखंड की। तो तस्वीर उत्तराखंड की खाली सोच ही नहीं रहे, हम उस पर कार्य भी कर रहे हैं। आप लोग जुड़िए, आप साथ जुड़िए, आप आइए साथ ना हमारे। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 95 52 51 58 57 मेरा नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 9552515857। आप जुड़िए, आप बताइए, आप बात कीजिए, आपके पास कुछ सजेशन है अच्छे, हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। आप जुड़िए, आप आगे आइए, एक नया उत्तराखंड बनाने के लिए, एक नई सोच के लिए आप आगे आइए, आगे बढ़िए। जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, कोई बाहर से आने वाला नहीं है, कोई नहीं आएगा, नहीं तो यही इसी तरह के लोग इसी तरह से चलता रहेगा। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा, अन्य राज्यों के लिए भी इसी तरीके से हुआ है कि बहुत सारे राज्यों ने वेबसाइट अपनी बनाई और लोगों से जानकारी मंगाई, और कुछ सरकारें इतनी अच्छी रही, गुजरात सरकार जो आज से 20-25 दिन 3 हफ्ते पहले ही अपने लोगों को वापस लेके आ गई। ये कैसे हो गया? कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो नेता वहाँ के होंगे जो अपने लोगों के बारे में सोचते होंगे। हम कोई नई चीज़ करने के लिए बात ही नहीं कर रहे, हम तो वही चीज़ करने के लिए बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी चल रही है। हमारे नेताओं को क्या हो जाता है, इतना डर लगता है, किस चीज से डर लगता है? या साहब बोले कि इतने गैर जिम्मेदाराना लोग हैं, इतने गैर जिम्मेदाराना काम कैसे हो सकते हैं? हम बदलाव लेके आने वाले हैं, आप जुड़िए, हम लेके आएंगे बदलाव। जिस बदलाव की हम बात करें, जिस सोच की हम बात करें पहले, लेकिन साथ में केवल वही लोग जुड़े जो एक दूसरे की टांग ना खींचते हो, जो केवल आइडियाज पे बात करते हो, आदमी पे, लोगों पे बात ना करते हो, ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो वैसा, वो गंदा आदमी। ऐसे में कुछ नहीं सुनना है। आपकी नज़र में कोई व्यक्ति गंदा हो सकता है, मेरी नज़र में शायद नहीं है, क्योंकि वो समाज की सेवा करता है। प्लीज़ आप सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, सभी लोगों का साथ दें, सभी उत्तराखंडी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बात करें। अगर आप प्लान की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, अगले 15 साल का विजन मैं आपको बता सकता हूं। 15 साल के अंदर उत्तराखंड में किस किस तरीके से बदलाव आएगा। सरकार साथ देगी तो कैसे आएगा, और सरकार साथ नहीं देगी तो इस सरकार को हटा के जो नई सरकार आएगी हम किस तरीके से साथ दे पाएंगे। ये पूरा 15 साल का प्लान है। एक बार बात हुई थी आज से कुछ सालों पहले, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे पैरेलल गवर्नमेंट की, कि उत्तराखंड के अंदर एक पैरेलल गवर्नमेंट चलनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार किसी की नहीं सुन रही है। वो किसने करी थी मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा, पर आप प्लीज इस चीज पर जरूर देखिएगा। पैरेलल गवर्नमेंट का उत्तराखंड सरकार को खतरा था। तो प्लीज हम सभी जो साथी हैं, अपने साथी एकजुट हों, एक बड़े परिवर्तन की तैयारी करें, और इस तरीके से जो लाखों लोग हमारे परेशान हुए, जहां सरकार सुनने तक को तैयार नहीं है, प्लीज इस बदलाव को लाने की कोशिश कीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, आपसी टांग खींचने से, एक दूसरे पे उंगली उठाने से, इससे बचें। अपने उत्तराखंडी समाज को आगे बढ़ाएं, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। अगर आज हम अपने उत्तराखंडी समाज को आगे बढ़ाते हैं तो अन्य राज्य वो देखा देखी कि इस राज्य के लोग जागरूक हुए हैं, वो हमारा साथ देंगे, वो हमारी तर्ज पे काम करेंगे कि नहीं, एक दूसरे की टांग खींच के कोई फायदा नहीं है। हम अगर उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं, इसी तरह से अन्य राज्य देखा देखी अपने राज्य को आगे बढ़ाएंगे, स्वतः ही हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। देश को आगे बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। मैं बोलता हूं परिवर्तन लाना एक झटके में पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन नहीं आएगा, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत हम उत्तराखंडी लोग हैं, हमने उसके लिए जो एपिसेंटर जो चुना है इस बदलाव का, वो हमने उत्तराखंड को चुना है, और आगे जाके बदलाव पूरे भारतवर्ष में आएगा। आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए, हमें तो है अपने पर विश्वास। अगर आप साथ चलना चाहते हैं, साथ दीजिए हमारा, हम आगे बढ़ते हैं, हम बदल के दिखाते हैं। आप बैठिए एक बार साथ में। हम अभी इस कॉल से पहले हमने करीब 30 लोगों के साथ लाइव कॉन्फ्रेंस पे बात करी थी। आप जुड़िए लाइव कॉन्फ्रेंस पे। आप जो जानना चाहते हैं आप बोलते हैं, तो मैं स्काइप का अपना हैंडल देता हूं आपको, YADINESH, ये स्काइप का मेरा हैंडल है। इसे आप सर्च करेंगे, स्काइप ऐप है, स्काइप ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें YADINESH डालिए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर 95 52 51 58 57, आप मैसेज कीजिए। कभी भी आप सब लोग जुड़ना चाहते हो तो हम रविवार को एक दिन फिक्स कर लेंगे कि 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए हम जुड़ेंगे, और किस तरीके से हम किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं उस पर सब अपने सजेशन रखें। प्लीज़ टांग खींचने के लिए कोई लोग ना जुड़ें। अगर आप चाहते हैं तो अगर आप बोलते हैं तो मैं इस चीज़ को अगले संडे से शुरू कर देता हूं। हम इस चीज़ का प्लान करते हैं कि हर संडे इतने बजे हम या हफ्ते में 2 दिन हम कर सकते हैं। इतने लोग या लाइव आएंगे या कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। लाइव आने में तो खाली मैं बोलूँगा, 1-2 लोग बोलेंगे, लेकिन हम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो एक कॉन्फ्रेंस हम उसमें जुड़ सकते हैं। सभी व्यक्ति अपने सजेशन रखें, पिछले 1 हफ्ते में हमने कितने लोगों को जोड़ा, कितने लोगों के साथ काम किया। हो सकता है जो हमारी प्लानिंग हो उसमें शायद कुछ गलती हो, तो आप लोग जो मार्गदर्शक लोग हैं, कुछ सीनियर लोग हैं, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, हो सकता है आप लोग हमें बता पाए कि नहीं यार, इस तरीके से और बेटर हो सकता है, और जहाँ कमी है उसको हम पूरा करके, आपकी बात से सहमत हैं, हम सब मिलकर उस चीज़ को आगे बढ़ा के नया प्लान
लेके आते हैं ना, जनता लेके आएगी प्लान, उस पर सरकार को काम करना पड़ेगा। नहीं तो हटाओ ऐसी सरकार को, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। हम अपने हाथ से अपनी सरकार बनने लायक हमें सक्षम होना चाहिए। हमारी विचारधारा लेकिन इस तरह की नहीं होनी चाहिए। कोई बोले ये तो राजनीति कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, फिर से हम उन लोगों पर आ जाएंगे। अगर राजनीति की बात है तो मैं बताना चाहूँगा ये सभी राजनीतिक लोग हैं, ये चाहते हैं कि आप लोग राजनीति में कभी ना आए, पढ़े लिखे समझदार लोग कभी ना आए, इसलिए ये खुद ही लोग फैलाते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ है। राजनीति कोई गंदी चीज़ नहीं। अगर ऐसा होता तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकसित देश हैं, वो विकसित ना होते। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी की सारी जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये इसीलिए डेवलप्ड हैं क्योंकि यहाँ के नेता लोग जो हैं बहुत समझदार, पढ़े लिखे, देश को आगे ले जाने वाले हैं। खाऊ पीऊ नेता नहीं है। भ्रष्टाचार वहाँ भी है, लेकिन पहले उनके लिए बोलते हैं नेशन फर्स्ट, देश पहले है। और हमारे लिए भी। और उत्तराखंडी तो सबसे ज़्यादा आजकल जो शहीद हो रहे हैं उत्तराखंडी, आप देख ही रहे हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, जितने भी सैनिक हमारे जा रहे हैं। हमें एक नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। अपनी जानकारी, जो अच्छी जानकारी है, सभी लोगों तक आगे पहुंचनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। सवाल यह है कि घर में बैठ के सोशल मीडिया पे 5-10 मिनट आप अपनी ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं कि नहीं, या फिर किसी के साथ बहस में 2-3-5 घंटे बर्बाद कर सकते हैं, फिर उससे बाद में बातें करना बंद हो जाए। हमारी विचारधारा ऐसी होनी चाहिए कि अपने लोगों को जुड़े, आगे बढ़े और आगे बढ़े। आपको जिसको भी कोई डाउट है हमसे बात करें। हमसे शायद कुछ गलतियां हो, आप हमें उसको सुधारें। हमसे हुई भी हैं, ऐसी बात नहीं है, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई, उसके लिए हमने ओपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने क्षमा भी मांगी है। गलतियां होती हैं, लेकिन गलती को मानना और सुधारना बहुत आवश्यक है। अगर हम गलती मानेंगे, सुधारेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है, उसको सुधारेंगे, ठीक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग मिलिए, साथ ही एक बहुत परफेक्ट प्रोजेक्ट प्लान हम उत्तराखंड के लिए लेके आ सकते हैं। तो जो भी साथी बाद में जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा, हमने एक पहल की है, उत्तराखंड वन्यू की टीम ने एक पहल की है। बता दूंगा कि उत्तराखंड सरकार ने जो भी फॉर्म माइग्रेंट वर्कर के लिए डाले थे, उसके SMS लोगों के पास आ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है इसके बाद क्या होगा, कब कहाँ से बस जाएगी, कैसे जाएगी। उसके लिए सरकार से हमने निवेदन किया है कि अपनी वेबसाइट पे ये सारे स्टेटस की का मैसेज डालें। तो सरकारी जो अधिकारी उन्होंने मुझे बताया कि हम न्यूज़पेपर के माध्यम से ये चीज़ निकालेंगे। मैंने कहा न्यूज़पेपर के माध्यम से निकालेंगे और कैसे? उन्होंने बोला कि हम SMS भेजेंगे। तो SMS और न्यूज़पेपर के माध्यम से, हर व्यक्ति के पास आज के टाइम पे न्यूज़पेपर नहीं पहुंच रहा है। हमने खुद घर का न्यूज़पेपर बंद करा रखा है कोरोना की वजह से, हो सकता है उसके कोई वायरस आ जाए। SMS ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति के पास पहुँचे, क्योंकि नेटवर्क का इशू भी हो सकता है, या बंदे ने किसी वजह से SMS डिलीट कर दिया, पढ़ा नहीं। तो हम चाहते हैं कि वेबसाइट पर सरकार एक स्टेटस बनाए कि हर राज्य से, किस राज्य से कितने बजे बस जाएगी, बस का नंबर क्या होगा, किस ज़िले से निकलेगी, किस स्थान से लोग उसमें चढ़ सकते हैं, ये सारी जानकारी मिले। उनको फ़ोन तो जाहिर है, तो वेबसाइट पर भी ये जानकारी दी जाए। मैं और ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। मुझसे जो भी साथी जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड को आगे बदलने के लिए, बढ़ाने के लिए जो भी आप चाहेंगे, किसी कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर, मैंने बोला कि एक दूसरे की टांग खींचने का काम करना ही नहीं है चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, एक दूसरे की टांग खींचने का काम करनी है। इसने ये बोला, उसने वो बोला, मैंने वही बोला ना, हमें बात ही नहीं करनी। हम क्या कर सकते हैं हमें ये देखना है। मैं ऐसे बोलूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये बोला कि भाई हम तो लोगों को बुला लेंगे, उन्होंने बुलाया, उससे क्या फायदा मिलने वाला है? पॉइंट ये था कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें किसी को बोलने का कोई हक नहीं बनता। हम जिम्मेदारी उठा ही नहीं रहे, जिम्मेदारी तो उठाए। अब आप बोलेंगे आपने क्या किया, मैंने कहा हमने तो कंट्रोल सेंटर पे फ़ोन किया, अभी IAS ऑफिसर को हमने मैसेज डाला है, और श्री राम उनियाल जी को जो देहरादून स्मार्ट सिटी वेबसाइट के DGM है, उनसे हम बात कर रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं कि एक लिंक डालें। तो हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं ना अपने लोगों के लिए। तुम्हारे नेता ऐसा कहा, तुम्हारे भाई ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, फिर क्या फ़ायदा? ऐसे ही बोलते रहो, एक दूसरे को टांग खींचते रहो, क्या फ़ायदा इस चीज़ का? बदलना है तो पहले खुद को बदलो, तब जाके आगे विकास की बात होगी। नहीं तो जो भी साथी इस तरह से बात करता है कि दिनेश जी तुम्हारा तो नेता ऐसा करता है, तुम ऐसा बोलते हो, वैसा बोलते हो, मैंने कहा जी एक बार सामने बैठ जाते हैं, प्रोजेक्ट प्लान पे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं अगले 15 साल का प्लान उत्तराखंड सरकार के पास है या हमारे पास है। आपके पास अगर कोई अच्छी प्लान है, अच्छी योजना है, तो आप मिलके बैठे, बात करें, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो टांगे खींचना तो बंद कीजिए कम से कम। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने पिछले करीब 7-8 महीने से मेरी टांग खींच रहे थे। मित्र तो वो नहीं थे, लेकिन अब बन गए हैं बहुत अच्छे। रोज मुझे लिखते तुम नेतागिरी कर रहे हो, तुम अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हो, तुम ये बनना चाहते हो, तुम ये करना चाहते हो। बहुत टाइम से दिल्ली में ही रहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, अगर वो मेरा वीडियो देखेंगे या उनको मिलेगा तो वो जरूर समझ जाएंगे उनके बारे में बात हो रही है। उन्होंने बोला बिस्टर जी आप तो अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं,
मैं आपके लक्षण देख रहा हूँ, आप तो राजनीति में भी चले गए। मैंने कहा राजनीति में हम क्या ज़बरदस्ती गए क्या? हम आईटी प्रोफेशनल है, भगवान की दया से ठीक ठाक सैलरी, परिवार में ठीक ठाक है, जो हम मेंटेन कर सकते हैं सब आज के टाइम पे ठीक है अपना। हमें क्या ज़रूरत है? हमें तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो कहूँगा आपकी मजबूरी है, आपको राजनीति में आना पड़ेगा। अगर आपको उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, अपने राज्य के बारे में सोचते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं, आप राजनीति में आना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि विश्व जी ऐसा है वैसा है। उन्होंने बहुत गलत तरीके से मुझसे बात करना शुरू किया। मैंने कभी भी उनसे गलत बात नहीं करी, हमेशा व्हाट्सएप पे बात हुई, फ़ोन पर भी बात हुई। मैंने उनको प्यार से बोला, मैं कहा सर देखिए हमारी सोच तो उत्तराखंड बदलने की है, हम अपने उद्देश्यों में इसी तरह से लगे रहेंगे। अगर आपको कोई शक है, संशय, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन बदल देंगे, जिस दिन अपने उद्देश्यों में कामयाब हो जाएंगे, तब जरूर आप वाहवाही जरूर देना कि हाँ आपने जो चाहा था, चाहे 2, 3, 4, 5 साल लगेंगे, लेकिन आप उस टाइम जरूर साथ देना। तो बहुत खुशी हुए। उन्होंने बोला कि बिस्टर जी मुझे माफ़ करना, हाँ आपने जो जिस टाइम 8 महीने पहले मुझे मिले थे, आज भी आप उसी तरीके से मुझसे बात करते हो। मैंने आपको इस तरीके से, इस तरह से लैंग्वेज लिखी, मैं देखना चाहता था आपके अंदर कितनी सहनशीलता है। हाँ गुस्सा हमें भी आता है, ऐसी बात नहीं है, गुस्सा हमें भी आता है, लेकिन मैंने कभी उनसे क्या किसी भी उत्तराखंडी साथी से मैंने गलत तरीके से बात ही नहीं की है। कुछ 1-2 लोग मिले थे जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उनके साथ जरूर हमने कुछ अलग तरीके से बात करी, लेकिन फिर भी किसी का मान सम्मान पे हमने ठेस नहीं पहुंचाई है। हमने उनको सीरियस तरीके से बात करी है। तो मान सम्मान पे हम किसी के ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आप प्लीज़ इसी तरीके से अपने उत्तराखंडियों का मान सम्मान बनाए रखें। और आज वो साथी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पवार जी हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़ी खुशी है, और वो हमारे साथ हमारे सपोर्ट में तैयार हैं। तो जिन भी साथी ने वीडियो देखा, प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। उत्तराखंड बदलने के लिए आइए मिलकर साथ चलते हैं। जय उत्तराखंड, जय हिंद।